राम राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इस बार मोदी जी इलेक्शन हारने वाले हैं। आज भारत में इलेक्शन का माहौल है और साथ ही सवाल का इस बार किसकी सरकार, एनडीए अलायंस यानी कि कांग्रेस की या फिर मोदी जी की सरकार। आज राइट विंग वालों का यह मानना है कि इस बार भी मोदी जी का आना पक्का है, तो वहीं दूसरी तरफ लिबराटो का यह कहना है कि इस बार मोदी जी जाएंगे और राहुल गांधी आएंगे। तो चलिए जानते हैं दोनों साइड्स के ओपिनियंस को और देखते हैं पॉसिबिलिटीज किसके जीतने की। तो स्टार्ट करें अगर हम लोगों से, तो लोग यहाँ पर दो कैटेगरी में बटे हुए हैं। पहला जो प्रॉपर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, दूसरा जो एनडीए अलायंस या फिर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट सनातनीस है, जो कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसीस और यहाँ पे कुछ मात्रा में क्रिश्चियंस भी है, जिनकी लॉजिक ये है कि बीजेपी ने अपने 10 सालों में उन सभी वादों को पूरा किया जिस चीज का उन्होंने दावा किया था, जैसे कि बुलेट ट्रेन लाना, साइंस सेक्टर में बढ़ोतरी, जीडीपी में बढ़ोतरी और डिफेंस सेक्टर में बढ़ोतरी। याद कीजिए वो इंसिडेंट जब मोदी जी पहली बार 2014 में इलेक्ट होकर आए थे और उन्होंने देश के सामने बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव रखा था, तो कैसे अपोजिशन ने उन सब चीजों का मजाक बनाया था, यह कहकर कि आज तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये कभी पॉसिबल नहीं है, बट देखो आज वो पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की सपोर्टर्स की, तो कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले लोग ऑलमोस्ट यहाँ पर हेटरेट करते हैं बीजेपी से। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने अपने रूलिंग पीरियड में बहुत सारे डेवलपमेंट कर लिए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए, जिस वजह से इसलिए आज तक भी उनके जो सपोर्टर्स है वो उनके बलिदान को भूल नहीं पा रहे। इसीलिए उनके दिलों में कांग्रेस के लिए आज करुणा, प्रेम भरा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले ऑलमोस्ट जो 90% लोग हैं वो बीजेपी से हेटरेट रखते हैं। कल को अगर कोई ऐसी और एक पार्टी आ गई जो कि कांग्रेस से भी अधिक बीजेपी को हेट करता हो, तो इस सारे के सारे कांग्रेसी सपोर्टर्स उसके तरफ चले जाएंगे, उस दूसरे पार्टी की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस के डेवलपमेंट को देखकर यहाँ पे उसे सपोर्ट मिल रहा है। आज हमारे भारत में लोग उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो कि उनके रिलीजन को, उनके लोगों को आगे रखे, पर किसी देश के ग्रोथ के लिए मायने रखते हैं डेवलपमेंट। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने अपने रूलिंग पीरियड में भारत की डेवलपमेंट की है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस 1995 में भारत वीटो मेंबर बनता है। 2008 में भारत अपना पहला मून मिशन चंद्रयान को करता है। 2011 में भारत अपना सबसे लॉन्गेस्ट रेल रूट विवेक एक्सप्रेस को बनाता है और इन्हीं के रूलिंग पीरियड में 2014 में भारत पोलियो फ्री हो पाता है। और यहीं पे अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो 1958 में डीआरडीओ का फॉर्म होता है, 1960 में इंडिगो का, जिसमें आगे चलकर 1980 में आईजीएमडीपी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और इसी बीच भारत 1974 में स्माइलिंग बुद्धा जैसे ऑपरेशन करते हैं, जो कि भारत को एक न्यूक्लियर कंट्री बनाता है। 2006 में आईएनएस चेन्नई को बनाया जाता है। 2009 में भारत अपना पहला न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत को बनाता है और 2011 में भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर प्रोग्राम लाता है, यानी कि इसके तहत भारत अपने खुद के वेपन्स खुद मैन्युफैक्चर करता है। यानी कि आज जो मोदी जी इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, ये चीज कांग्रेस ने स्टार्ट किया था। और वहीं पे 2012 में भारत अपना पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को बना पाता है और 2013 में आईएनएस विक्रांत को। अब हम बात करते हैं बीजेपी की। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें बीजेपी और कांग्रेस को, तो कांग्रेस ने अपने 60 साल के रूलिंग पीरियड में सिर्फ 7 आईआईटी बनाए, तो वहीं बीजेपी ने 22। अगर एम्स की बात करें तो कांग्रेस ने 7 बनाए और बीजेपी ने 10 सालों के अंदर 23। अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें, 60 सालों में 636 यूनिवर्सिटीज बनाए, तो वहीं बीजेपी ने 10 सालों में 1138। यहाँ पर बीजेपी 25 करोड़ से भी अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालती है, जिनके पास प्रॉपर जॉब नहीं थे, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं था, उनको घर दिया गया। मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स लाता है, जिसके तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिलती है। आज भारत में फॉरेन कंट्रीज आकर अपनी सेटअप लगाती है। बेस्ट एग्जांपल दूं तो एप्पल और आने वाले समय में टेस्ला। भारत यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में राफेल जैसे प्लेन्स को लाता है। तेजस, MK-A1, S-400, K9 वज्र, MH-60R, AK-233, अपाची और चिनूक जैसे वेपन्स, असॉल्ट्स और प्लेन्स लाती है, जिससे भारत के डिफेंस सेक्टर को एक बूस्ट मिलती है। भारत 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक करता है, 2019 में बालाकोट स्ट्राइक करता है। याद कीजिए कि क्या इससे पहले कभी ऐसे कुछ स्ट्राइक्स देखने को मिलते थे, जहां पर पहले भारत सिर्फ डिफेंस किया करता था। पहली बार भारत यहाँ पर डिफेंस के साथ साथ रिटेलिएट भी करना सीखा। आर्टिकल 370 को हटाना। आज भारत 16,000 करोड़ से भी अधिक ही वेपन्स एक्सपोर्ट कर देता है अदर कंट्रीज में, जो कि 23 गुना अधिक ज्यादा है पहले के प्रीवियस गवर्नमेंट के। अगर हम पे कंपेयर करें बीजेपी की और कांग्रेस के डेवलपमेंट्स में, तो जमीन आसमान का फर्क है। अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें बीजेपी और कांग्रेस की, जितना डेवलपमेंट कांग्रेस ने अपने रूलिंग पीरियड 60 सालों में किया, तो वहीं पे बीजेपी ने सिर्फ 10 सालों में उससे अधिक करके दिखाया। यानी कि अगर कांग्रेस को बीजेपी जितनी डेवलपमेंट्स करनी रही तो उसे और 100 साल लग जाएंगे। और यहीं पे अगर हम बीजेपी को कांग्रेस का आधा समय 30 साल भी दे दिए, तो हो सकता है कि आज जो भारत की इकोनॉमी
फिफ्थ पोजीशन में आने वाले समय में वो तीसरी इकोनॉमी होगी और इस लाइन पर वो दुनिया की फर्स्ट इकोनॉमी बन जाएगी। जब यहाँ पे मैं कांग्रेस के अचीवमेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे कांग्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट्स में जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन है जिन्होंने अपने बलबूते पर कुछ किया है उनका भी नाम दिख गया। जैसे मानो कांग्रेस ने उन्हें मेडल जीत के दिया हो, उनके बुरे वक्त में कांग्रेस जाके उनके साथ खड़ा था। पता नहीं क्यों ये दूसरे के अचीवमेंट्स को भी अपने लिस्ट में दिखा देते हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने अपने रूलिंग पीरियड में काफी डेवलपमेंट किए हैं जिसे हम नकार नहीं सकते, पर अगर देखा जाए 60 सालों में क्या वो सफिशिएंट थे, क्या वो सही टाइम पर हुए थे? जो कि हमें देखने को मिलता है डिले, फंडिंग की कमी और टेक्नोलॉजी की कमी। टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से भारत चाइना से अपनी वॉर हार जाता है 90s में। फंड की कमी होने की वजह से इसरो अपने काफी सारे मिशन को डिले कर देता है। इसरो की बजट जो कि कांग्रेस के पीरियड में थी 5000 करोड़ की, आज बीजेपी के रूलिंग पीरियड में वो 12500 करोड़ की है और अभी रिसेंटली 2024 में इनकी बजट 450 करोड़ से बढ़ी है, यानी कि अब इनकी बजट है 13000 करोड़ की। अगर यहाँ पे हम डिले की बात करें तो कांग्रेस के हर बड़े प्रोजेक्ट के बीच 20 सालों का गैप है। 20 साल में 4 बार सरकार बदल जाती है, तो इन 20 सालों में उन्होंने क्या किया? स्कैम। वैसे तो इनकी स्कैम की लिस्ट बहुत बड़ी है, पर अगर हम ऑन रिकॉर्ड की बात करें तो 4,80,000 करोड़ से भी अधिक की स्कैम इन्होंने किया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ स्कैम आपको गिनाऊं तो सबसे पहले आता है कोल स्कैम 1.86 लाख करोड़ की, सेकंड स्कैम 2G स्पेक्ट्रम 1.76 लाख करोड़ की, थर्ड स्कैम मनरेगा 10 लाख करोड़ की, फोर्थ स्कैम कॉमनवेल्थ के नाम पर 70,000 करोड़ की, पांचवी स्कैम 360 करोड़ की इटली से हेलीकॉप्टर खरीदने की, और छठी स्कैम रेलवे के चेयरमैन को 12 करोड़ की घूस देते हुए। स्कैम की लिस्ट बहुत बड़ी है। अगर मैं स्कैम के ऊपर ही बात करने बैठा तो इसी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगा। रिसेंटली कुछ सालों पहले प्रियंका गांधी के ऊपर यह एलिगेशन लगता है कि वो येस बैंक के जो को फाउंडर है राणा कपूर, उन्हें फोर्स करते हैं कि अपनी एक पेंटिंग को खरीद सके जो कि राजीव गांधी की पेंटिंग थी जिसे बनाया था MF हुसैन ने। प्रियंका गांधी राणा कपूर को 2 करोड़ में बेचना चाहती थी और इसके बदले प्रियंका गांधी उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित करवाती, यानी कि यहाँ पर अवार्ड को भी बेचा जा। तो ये तो थी इन दो पार्टीज की अपने टाइम में किए हुए अचीवमेंट्स, डेवलपमेंट्स और स्कैम। अब हम बात करते हैं ये पार्टीज हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी रिलीजन के लिए क्या सोच रखती है। स्टार्ट करें हम कांग्रेस से, तो कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी खुले मन से हिंदुत्व को खत्म करने की बातें करते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली हिंदुओं को ही खत्म करने की बातें कर रहे हैं। इनकी प्यारी दादी अपने रूलिंग पीरियड में उत्तर प्रदेश में दर्जनों साधुओं को गोलियों से भून देती है। सिर्फ यही लोग नहीं, इनके जो छोटे वर्कर्स होते हैं वो भी जब किसी स्पीच डिबेट पर जाते हैं तो हिंदुओं को गाली देते हैं। राहुल गांधी जिस कन्या को सपोर्ट करते हैं वो खुलेआम इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाता है, और इस बंदे को आए दिन कोई ना कोई रोड पर कूट देता है। व्यक्ति जब कुछ अपने जीवन में अचीव करता है तब वो सिग्मा बनता है। ये सब पहला बंदा है जो लोगों से मार खाने के बाद सिग्मा बनता है। अब हम आते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव, द टोटी चोर भैया, इनकी तो बकेती खत्म नहीं हो रही। कभी इन्हें राफेल के सीट में गड़बड़ी नजर आती है तो कभी इनकी बुखार ठीक नहीं होती। ये वही व्यक्ति है जिनके पिताश्री ने अपने रूलिंग पीरियड में 90s में कार सेवकों को गोलियों से भून दिया था। सुना ये जा रहा है कि राफेल जो एयरक्राफ्ट है वो 2 पायलट से चलने वाला था, अब वो 1 पायलट वाला बना दिया गया है। जो हवाई जहाज 2 पायलट उड़ाते हैं उसको 1 उड़ाएगा। इन तमाम चीजों का जवाब, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या डीजल पेट्रोल महंगा हो गया? आप बताइए, पहले जो गोली मिलती थी पैरासिटामोल बुखार की गोली कितने mg की थी? 500 mg की थी, उसमें बुखार ठीक होता था। आज बताओ जी की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा। बताओ बीजेपी ने घोटाला किया नहीं किया? 500 mg में बुखार उतरता था, आज 650 में नहीं उतर रहा। अब हम चलते अपने प्यारे आम आदमी पार्टी के केजुद्दीन जी के ऊपर। केजुद्दीन जो कि अपने स्पीच में कहते हैं, मेरी प्यारी दादी कहती थी कि मेरे राम किसी के घर को तोड़वा कर नहीं रह सकते। तुम्हारी दादी को ये नहीं पता था कि वो भी पहले राम जी का ही मंदिर था? तुम्हारी दादी तो बड़ी सेकुलर थी। केजुद्दीन वही व्यक्ति है जो कि अभी कुछ दिन पहले लिकर स्कैम की वजह से जेल पर बंद था, अभी बेल लेकर वापस आया, और बेल लेकर वापस निकलने के बाद इसकी बकेती चालू हो गई है। लगता है इसके दिमाग पर ईडी वालों ने कुछ रख दिया था। ये कहते हैं कि अगर इस बार मोदी जी जीते तो वो पीएम नहीं बनेंगे, यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं होगा। बेचारे के ऊपर बहुत टेंशन है ना, इसलिए अपनी बातें को ही भूल जाते हैं। अभी रिसेंटली इनके कार्यकर्ता को फार्म हाउस में बुलाया जाता है और उसे बेदम मारा जाता है। फिर अगले दिन उसके सपोर्ट में ये लोग स्पीच देते हैं, तो फिर 3 दिन बाद ये लोग उस स्पीच को बदल देते हैं, कहते हैं कि नहीं वो तो एक्टिंग कर रही थी। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की
जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है। ये वीडियो साफ कर देता है कि स्वाति मालीवाल जी ने जो कुछ कहा वो साफ साफ झूठ था। अब हम फिर से आते हैं इन पार्टीज को सपोर्ट करने वाले लोगों के ऊपर। आपको सुनकर शौक लगेगा कि अब मुस्लिम्स भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, खास करके कश्मीर में। जैसे 370 वहाँ से हटा, वहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई, तो वहाँ के लोग भी अब बीजेपी के सपोर्ट में आ चुके हैं। उन्हें अब मालूम चल रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया। उनके पास पहले डेवलपमेंट नहीं थी, उनके पास रोज़गार नहीं थे, इसलिए वो पथराव करते थे। क्योंकि आज उनको रोज़गार मिल रही है, उनके बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, कल इनके बच्चे पढ़ लिख कर देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ करेंगे, तो सोचिए ये लोग बीजेपी को सपोर्ट क्यों ना करें। मैं जब 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाए। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। मोदी का मैं फुल फॉर्म आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा। मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। लोग वाग कहते हैं कि मोदी जी इंसान है, मैं तो उन्हें देवता मानता हूँ। और आज सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश भर में ऐसे बहुत से मुस्लिम हैं जो कि मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं उनके किए हुए काम को देखकर। और सिर्फ भारत से नहीं बल्कि देश के बाहर पाकिस्तान से भी लोग मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। तो सोचिए आप यहाँ पर कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग बन चुकी है मोदी जी का। G20 में भारत लीड करता है। सऊदी, UAE जैसे गल्फ कंट्रीज मोदी जी को अपने देश में बुलाकर सम्मानित करता है। सोचिए कुछ तो अचीवमेंट्स किया होगा उन्होंने, तब जाकर ये लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि बस ऐसी हवा में। अब हम आते हैं पीसफुल लोगों के ऊपर। कभी आपने सोचा है कि ये पीसफुल लोग इतने सारे डेवलपमेंट्स देखने के बाद, इतने सारे राशन खाने के बाद भी क्यों कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? तो इसकी एक सिंपल लॉजिक मैं आपको आज बता देता हूँ। पीसफुल लोगों की एक सिंपल मेंटेलिटी है कि उन्हें वही गवर्नमेंट चाहिए जो उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी जिहादी मेंटेलिटी को आगे बढ़ाए, जो उनके हर कांड को छुपा दे। अब क्योंकि मोदी जी, योगी जी ऐसे काम नहीं करते, जिस वजह से चाहे बीजेपी कितनी भी डेवलपमेंट कर दे वो कभी इन्हें पसंद नहीं आएगी। वो हमेशा राशन खाने के बाद वोट देने जाएंगे कांग्रेस को। हाँ भाई, इंडिया गठबंधन आएगा तो नाम तो होगा कोई, मोदी को छोड़े कोई भी आ जाओगे। लेकिन एक चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पर हिंदू अगर कोई खड़ा होता ना, वो पता क्या कहता? रोजगार चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहा, मैं अच्छे फोन नहीं ले पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा। और इस भाई को इसने बोला मुझे अच्छा फोन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा खान पान चाहिए, नहीं, इसने कहा मुझे मोदी नहीं चाहिए, कोई भी चाहिए। आज हमें यह भी जानना पड़ेगा बीजेपी से, खास करके मोदी जी से किसको दिक्कत है? पाकिस्तान को, चाइना को? याद कीजिए जब नोटबंदी हुई थी तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हुआ था? पाकिस्तान को। पाकिस्तान से फर्जी प्रिंटेड नोट्स इंडिया में सर्कुलेट होते थे, जिस वजह से पाकिस्तान अपने मकसद को कर पाता था। याद कीजिए 370 हटने से पहले कश्मीर में कैसे आए दिन कोई ना कोई हमला होते रहता था, जिसमें हमारे सोल्जर शहीद हो जाते थे। कश्मीर के रास्ते से पाकिस्तानी टेररिस्ट भारत में आते थे और कश्मीर में, मुंबई में आतंकवादी हमला करवाते थे। और यहाँ पे चाइना को दिक्कत क्यों है? चाइना जो कि आए दिन हमारे टेरिटरी में घुसकर हमारी लैंड को कैप्चर कर देता था, मोदी जी के आने के बाद आर्मीज को इतनी खुली छूट है कि अगर इंडियन आर्मी को कोई चाइनीज सोल्जर गलत करता हुआ कुछ इंडियन टेरिटरी में दिख जाता है तो उसकी सुटाई हो जाती है। सोचिए क्या आपने कभी ऐसे कुछ न्यूज़ सुना? 2014 से पहले ये पॉसिबल हुआ है बीजेपी के रूलिंग में। और इस बात को मैं नहीं कह रहा, खुद इंडियन स्पाई रह चुके एक इंडियन सोल्जर अपने इंटरव्यू में कहते हैं। आज क्यों दिक्कत हो रही है चाइना को हमारे देश से? क्योंकि उनको लग रहा है एक पावरफुल लीडर आ गया भाई। दिक्कत इसलिए तो है ना, इससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, ना चाइना को दिक्कत हो रही थी ना दूसरे देशों को दिक्कत हो रही थी। आज दिक्कत इसलिए हो गई क्योंकि एक आदमी आ गया भाई, पावरफुल आदमी आ गया, कुछ भी कर देगा। दिक्कत लीडर से है। हिंदुस्तानी तो वही है जो पहले थे, हिंदुस्तानी कोई फर्क नहीं पड़ा, वही लोग हैं सर, लेकिन एक आदमी के आने से दिक्कत पड़ गई। अब यहाँ तक तो मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया कि आपको किसे सपोर्ट करना चाहिए और किसे नहीं। मैंने आपको बीजेपी के कुछ पॉइंट्स बताया और कांग्रेस के। कांग्रेस ने अपने रूलिंग पीरियड में क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। अगर यहाँ पर आपने बीजेपी को सपोर्ट करने का मन बनाया और मैं आपसे कहूँ कि इस बार हो सकता है कि बीजेपी इस इलेक्शन को हार जाए, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? आपको शायद भरोसा ना हो रहा होगा, लेकिन मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पर इससे पहले जान लेते हैं कि अगर मोदी जी हारे और कोई और पार्टी इलेक्ट होकर आई, खास करके कांग्रेस, तो क्या होगा देश में? तो आपके सभी संसाधनों पर सबसे पहला हक होगा पीसफुल लोगों का। जो ST OBC हिंदुओं को रिजर्वेशन मिलता है, वो सारे के सारे रिजर्वेशन मिलने लगेंगे हमारे प्यारे पीसफुल भाइयों को। अगर आपके घर में ऐसा कोई मकान है और वो खाली है तो आपको उसे किसी पीसफुल को देना पड़ेगा, आप वहां पर उसे मना नहीं कर सकते। अगर किसी एरिया में दंगा हो जाता है और उस एरिया में आप रहते हो तो सबसे पहला केस आपके ऊपर होगा, बिना कुछ सुने, बिना कुछ देखे। क्योंकि कोई भी पीसफुल व्यक्ति ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकता। उनके तो जीन्स में ही पीसफुल है, उनके नाम में ही पीस है, तो वो भला ऐसी दंगा कैसे कर सकते हैं? इसलिए सबसे पहला कार्रवाई आपके ऊपर होगा। CPI जो कि इस बार इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ है, वो अपनी मैनिफेस्टो में कहते हैं कि अगर वो इलेक्ट होकर आए
तो वो राम मंदिर को तुड़वा देंगे, यानी कि आपके राम मंदिर को जिसे आपको लेने के लिए 500 साल लग गए उसे वो मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। 370 को फिर से लागू कर देंगे, यानी कि जो आतंकवादी पहले हो रहे थे फिर से उन्हें कैरी ऑन कर देगी। फिर से कश्मीर के जरिए पाकिस्तानी प्यारे प्यारे पीसफुल लोग भारत में आएंगे और यहाँ पर फुल बरसाएंगे। आरएसएस को बैन करना, इंडियन आर्मी को भी हटा देना, टीएमसी की दीदी जो कि राम नाम लेने पर ही भड़क जाती है, अगर वहाँ पे कोई राम नाम ले भी लेता है तो उसे मार कर पेड़ों पर टांग दिया जाता है या फिर उसे शूट कर दिया जाता है। राम रैली अगर निकल गई और किसी ने पथराव कर दिया तो सबसे पहला कंप्लेंट हिंदुओं के ऊपर ही होता है। सोचिए आज जो हम कश्मीर, केरल, बंगाल जैसे इंसिडेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि आज ही नहीं हुआ है, आज से 30 साल 35 साल पहले हुआ है, उसके ऊपर आज बात हो रही है, आज मूवीज आ रही है। और अभी जो रिसेंटली हो रहे हैं बिहार में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और साउथ के अदर स्टेट में, हरियाणा में, उसके ऊपर तो कोई बात भी नहीं कर रहा। अगर आज कोई उड़ीसा से बिलोंग करता है तो वो आज के उड़ीसा और आज से 20 साल पुराने उड़ीसा को कंपेयर कर ले, उसे बहुत बड़ी डिफरेंस मिल जाएगी। मैं यहाँ पर डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा। और मेरे बातों पर अगर किसी को यकीन नहीं है तो कटक से लेकर केंद्रापड़ा की जो 30 से 40 किलोमीटर रोड डिस्टेंस है उस रोड पर एक बार वो निकल जाए, उसे 400 से चेक पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर वो जाते ही समझ जाएगा कि ये एरिया मिनी पाकिस्तान है। और जब वो व्यक्ति रोड से हटकर उस एरिया के किसी टपरी पर जाएगा तब उसे समझ में आएगा कि ना तो ये लोग ओडिया बोल पा रहे हैं और ना ही हिंदी। उत्तराखंड जो कि आने वाले समय में दूसरा कश्मीर बनने जा रहा है, छत्तीसगढ़ का हसदेव फॉरेस्ट जिसे आज बड़ी तादाद पर काटा जा रहा है, कांग्रेस अपने रूलिंग पीरियड में ऐसे बिल्स पास कर दिए हैं जिस वजह से आज उस फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। साउथ के स्टेट तमिलनाडु, कर्नाटका और नॉर्थ में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जैसे स्टेट में आपको रोहिंग्यास भरे हुए दिख जाएंगे। तो सोचिए अगर ये पार्टी सिलेक्ट होकर आ गई तो जो रिसेंटली स्टेट्स में हो रहे हैं उन्हें तो आप भूल ही जाओ, जो पहले हो चुके हैं 30 साल 35 साल पुराने इंसिडेंट्स, कश्मीर, केरल, बंगाल जैसे इंसिडेंट्स, उसके ऊपर भी कभी बात नहीं होगा। जो मूवी से आई थी वो कहाँ गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों इस बार मोदी जी के हारने के चांसेस है। यहाँ पर हमारे लोग इतने कॉन्फिडेंस बैठे हुए हैं कि उन्हें लग रहा है कि बिना वोट दिए ही मोदी जी तो जीत जाएंगे, वोट देने की जरूरत ही क्या है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें इतनी आलस आ रही है कि वो वोट देने ही नहीं जा रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अदर स्टेट में आकर काम करते हैं जो कि वोट देने नहीं जा रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो पीसफुल लोग हैं वो गल्फ कंट्री से टिकटें कराकर प्लेन से वापस आ रहे हैं वोट देने के लिए। उन्हें भी पता है वो यहाँ पर रहने वाले नहीं हैं, वो वोट देकर सीधा निकल जाएंगे अपने गल्फ कंट्री में मजदूरी करने के लिए। पर उन्हें ये पता है कि उनकी वोटिंग की पावर क्या है, उनकी एक वोट की ताकत क्या है। अपनी सरकार को अगर वो ला लिए तो वो अपनी मनमानी करेंगे। और यहाँ पे हमारे लोग 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जाकर वोट डालने में भी इनको मौत आ रही है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, घरों से निकलो, वोट देने जाओ। आज जो आप अपने हिंदुत्व की बातें अपने पीसफुल मित्र के सामने कर लेते हो, क्या आज से 10 साल पहले आप ऐसा कर पाते थे? 10 साल ही क्यों, सिर्फ 5 साल ले लो। 5 साल पहले आप ऐसी कुछ बातें कर पाते थे? नहीं, क्योंकि आपको डर लगता था। तो सोचो अगर ऐसी पार्टी दोबारा इलेक्ट होकर आ गई तो आप अपने पीसफुल मित्रों को तो एक्साइट कर दो, आप अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में भी ऐसी बात करना तो दूर, आप अपने घरों में भी कभी हिंदुत्व की बातें नहीं कर पाओगे। इसलिए घरों से निकलो, वोट देने जाओ। तो अगर अब तक आपके स्टेट में इलेक्शन नहीं हुआ है तो एक दिन की लीव ले लो, लीव लेकर जाओ और वोट देकर आओ। आपके उस एक वोट का बहुत ताकत होता है आपके मन पसंदीदा पॉलिटिशियंस को पावर में लाने। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। चैनल की रीच एकदम डेड हो चुकी है क्योंकि मैं बहुत समय से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। मेरे भी एग्जाम चल रहे थे जिस वजह से मैं चैनल पर ध्यान नहीं दे पाया। और अब जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो पुराने सब्सक्राइबर है उन तक नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहा। तो जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर है आप एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करो। दोबारा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ऑल पे रखो, जिसके बाद जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा विदिन द सेकंड आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मेरे वीडियोज़ को देख पाओगे। और जो नए व्यूवर्स हैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको सोशल पॉलिटिकल्स बातें सुनना, हिंदुत्व के ऊपर बातें जानना आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को आप अपने मित्र मंडली तक ज़रूर फैला दो, जिससे उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा और चैनल की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कुछ 10 अलग अलग कमेंट करो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर कुछ अलग टॉपिक से रिलेटेड, जिससे चैनल की रीच बढ़ने में बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। अब मैं मिलता हूँ आप सबसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।